एवरीवन। आज फिर से मैंने चैप्टर 1 की ही जैमबोर्ड को खोल लिया। चैप्टर 1 वाली फाइल खोली है। सर अब तो टेस्ट भी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, रिवीजन लेक्चर भी आ गया, कंटेंट आपने कवर करा ही दिया था। अब क्या रहे क्या इसमें? कुछ नहीं रहा। जो टेस्ट हुआ है आप लोगों ने दिया था वो मैंने चेक करके भी दे दिया होगा ऑलमोस्ट। जिस बच्चे ने गूगल फॉर्म फिल करके टेस्ट दिया है उन सभी को। लेकिन उसमें मैं आपकी गलतियाँ इतनी डिटेल में नहीं बता पाया था, तो आज की ये वीडियो में हम टेस्ट के आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना जी? चलिए फिर, ये रहा अपना टेस्ट वाली PDF है अपनी। 25 मार्क्स का टेस्ट था। मैं बता देता हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस सारे 4-4 मार्क्स के थे, यानी कि 20 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव थे एंड 5 मार्क्स का अपना MCQ पोर्शन था। ये केस स्टडी वाले MCQ 1, MCQ 2 2 मार्क्स एंड MCQ 3 था 1 मार्क्स का। एक गलती मेरे से यहाँ पे क्या हुई थी, मैं यहाँ पे मार्क्स की वेटेज लिखना भूल गया था। जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया है अभी तक, उन लोगों के पास टेस्ट जो है बिना वेटेज के पहुँचा होगा, बट ये करेक्शन मैंने अब कर दिया है गूगल फॉर्म वाली PDF में। जो गूगल फॉर्म फिल करने पे PDF मिलेगी उसमें वो करेक्शन हो चुका है। ठीक है, आप लोगों पे अभी ये वाली PDF पहुँचेगी। ठीक है ना? तो उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, अब आगे चलते हैं पहले। ठीक है ना? जस्ट अ सेकेंड। ओके, सब ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। इसमें था कि आप लोगों ने वैसे रीड कर ही लिया होगा, जब टेस्ट दिया तो रीड करके ही दिया होगा। मैं बता देता हूँ फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक जना था CA तरुण। ये हैं अपने CA साहब। ये है अपना बिजनेस जिसका नाम है ग्लोबल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ग्लोबल टेक्सटाइल्स GT लिमिटेड। ठीक है, ये इसके ऑडिटर हैं। अब ये ऑडिट करना चाहते हैं सेल्स का। ही वॉन्ट टू एग्जामिन द सेल्स। इसके लिए क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि हर एक हेड ऑफिस जाए, हर एक शोरूम जाए। और जैसे कि ये GT लिमिटेड है, इसका हेड ऑफिस है, ये तो हेड ऑफिस दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा एक अपना मुंबई वाली ब्रांच है, एक पुणे की ब्रांच है, और एक लेट्स से बेंगलुरु। ठीक है, ये 3 ब्रांच है इनकी। CA क्या, जो अपने CA तरुण थे, ये क्या चाहते हैं कि मैं हर एक ब्रांच पे जाऊं और हेड ऑफिस भी जाऊं, और यहाँ पे जाके जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो सेल्स मैनेजर होगा या किसी भी एम्प्लॉय से बोलेगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेल्स मैनेजर जो हैं वो हैं मिस्टर भजन शर्मा। यहाँ पे हैं मोहम्मद आरिफ अंसारी। यहाँ पे हैं मिस्टर बंता सिंह, एंड यहाँ पे हैं मिस्टर
जोसेफ, ठीक है, मिस्टर जोसेफ डिसूजा। तो ये चारों अपने अपने ब्रांच के या हेड ऑफिस के सेल्स मैनेजर हैं। सीएटी चाहते हैं कि ये मिस्टर भजन से गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाएं कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, और हमारी कंपनी की सेल इतनी है, ये चीज़ बिल्कुल सच है। इनसे कुरान पे हाथ रख के, इनसे जो गुरुओं की टेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट बुक होती है इनकी, इनसे अपनी क्रिश्चियंस की बाइबल। तो ये चीज़ें कराना चाह रहे थे। अब आपको क्या बताना है कि ये कंटेम्पलेशन ऑफ सी ए तरुण सही है या नहीं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, जो मैंने लेक्चर 3 पार्ट ए में दिया था, याद करो, वो इसी तरीके का था। यहाँ पे इसने एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन में होती है, बट क्या ये इन्वेस्टिगेशन करने गया है? नहीं, ये करने गया है ऑडिट। तो हम क्या लिखेंगे? हम पहले बताएंगे ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दो अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है जी। फिर इन्वेस्टिगेशन के 3 पॉइंट क्या क्या, कि इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, ओके जी। और क्या बातें थी? एग्जामिनेशन में लीगल पावर होती हैं दो, एक लीगल पावर ऑफ सर्च और लीगल पावर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ। तीसरा पॉइंट क्या था? स्कोप को लेके, कि भाई इन्वेस्टिगेशन का स्कोप नैरो और स्पेसिफिक छोटा सा, ऑडिट का जनरल और ब्रॉड बड़ा स्कोप, ठीक है। फिर हम ऑडिट को डिफाइन कर देंगे, डिफाइन कर दो। फिर ऑडिट की डेफिनेशन कौन सी? वही सबसे पहले जो पढ़ी थी चैप्टर में, ठीक है जी। ऑडिट भी डिफाइन कर दिया। फिर कुछ नहीं, बस एक कंक्लूजन पैराग्राफ करके लिखो। सॉरी, कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या लिखोगे कि सीए तरुण, सॉरी, कंटेम्पलेशन ऑफ सीए तरुण to record statement of employees on oath is completely wrong. He is conducting an audit and not an investigation. Hence, he does not have any legal power to do so. बस क्वेश्चन खत्म। What are benefits of audit? ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, इसको डिस्कस करने का भी मन नहीं कर रहा, बट कर लेते हैं। क्या पता फिर आप लोग सोचो सर को खुद को नहीं आता, खुद लर्न रहता नहीं है। बेनिफिट्स की ट्रिक क्या थी? अपने जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके नाम लिख लो पहले तो। शेयर होल्डर्स होते हैं एक, तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या पॉइंट था कि भाई शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है। और कौन होते हैं? लेंडर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स। इन लोगों के लिए क्यों यूज़फुल है? क्रेडिट डिसीजन लेने में यूज़फुल है कि भाई पैसा दें या ना दें उधारी पे। और एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट, इनके ऊपर ये काम करता है मोरल चेक फॉर द फियर ऑफ बीइंग कॉट, फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड। यानी कि अगर हमने फ्रॉड करा तो भैया ऑडिटर पकड़ लेगा, इस चीज़ का डर रहता है, वो फ्रॉड नहीं करते फिर। ये भी एक ऑडिट का बेनिफिट है। और कौन सा रह गया यूज़र? गवर्नमेंट रह गई। गवर्नमेंट किसके लिए भाई? टैक्स। टैक्स कलेक्ट करना है उनको, सही कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हो पाए इसलिए, ठीक है ना। चलिए जी, इसके अलावा 3 पॉइंट और थे, टोटल 7 पॉइंट थे ना बेनिफिट्स में। एक क्वालिटी, सॉरी एवरीवन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र्स वो भी बढ़ जाता है, और फ्रॉड हो या एरर उसको डिटेक्ट करता है, या बोथ फ्रॉड एरर या दोनों ही चीज़ें हो रही हो तो वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और लास्ट आईसी मतलब इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग है और इफेक्टिव है, ये दोनों चीज़ें चेक करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सीधा। CA Raj, a partner in one of the big four firm, was newly appointed as an auditor of Baba Footwear Limited while conducting preliminary engagement activities. अच्छा, प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये आपको नहीं पता होगा, बट ये फिर भी मैंने क्वेश्चन में दिया। क्यों? ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया, ठीक है ना? तो फिर भी मैंने ये क्वेश्चन में क्यों दिया? क्योंकि यार इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे आंसर देखोगे तो। He was worried that he won't be able to provide an absolute assurance to his client that their financial statements are free from material misstatement because he is conducting an audit and not an official investigation. क्या कहेंगे आप भैया? पहले तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज सीख लेते हैं। ये है CA फोर्ट। लेट से हम लोग जो है ना, हम एक CA फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म या ऑडिट फर्म। हमारे पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है? हमारे पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट था अब ये CA फोर्ट के अंदर ना 3 पार्टनर थे, CA X, CA Y एंड मी मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब ये 3 पार्टनर ऑडिट करते। अंबुजा सीमेंट जो है, इसने हमको प्रपोजल भेजा कि सर आप हम लोगों को ऑडिट करो। हमने कहा ठीक है जी। हम ऑडिट करने से पहले कुछ एक ऑडिट इंगेजमेंट बिगिन करने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, मतलब यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो ऑडिट शुरू करने से पहले करते हैं। अब इस एक्टिविटीज़ में मैं क्या क्या करूँगा? बहुत सारी चीज़ें जो कि हम चैप्टर नंबर 2 एज पर योर स्टडी मॉड्यूल, जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम वाला चैप्टर है, उसमें सीखेंगे। बट अभी के लिए एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे पास थे अंबुजा सीमेंट कंपनी के शेयर्स 2 लाख रुपए के। अब मेरे इस कंपनी में शेयर्स हैं 2 लाख के। ऑल्दो 2 लाख एक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है इस इतनी बड़ी कंपनी के लिए, बट स्टिल अगर मेरे पास इस कंपनी के 2 लाख शेयर हैं तो मेरे को इस कंपनी का ऑडिट करना अलाउ नहीं है, मेरी पूरी फर्म को अलाउ नहीं है। ये चीज़ कौन बोलता है? ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, सेक्शन 140 सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 का। अंबुजा सीमेंट कंपनी है ना, लॉ में आपने पढ़ा होगा, 1 लाख से ज़्यादा कोई भी पार्टनर जो है एक कंपनी में अगर शेयर्स होल्ड करता है तो फिर वो या उसकी फर्म ऑडिट नहीं कर सकती। तो मैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में यही सब चेक करता हूँ कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं। मैंने पता लगाया, हमारी फर्म ने पता लगाया कि मेरे पास 2 लाख के शेयर्स हैं इसके, तो हमारी पूरी फर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये इंगेजमेंट एक्टिविटी प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी से क्या पता लगा? हमारी इंडिपेंडेंस नहीं है हमारे पास, तो हम ये ऑडिट नहीं ले सकते। ये ऑडिट के लिए कंपनी को दूसरा ऑडिटर ढूंढना पड़ेगा। चलिए ये आगे चलते हैं। तो ये होते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो ऑडिट शुरू करने से पहले करी जाती हैं। अब आगे बात करते हैं। इसने बोला कि ये वरीड है, इसे चिंता है कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, ना कि इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, हमसे क्या पूछा है? स्टेट सम अदर फैक्टर ड्यू टू विच ऑडिटर इज अनेबल टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा देखो समझते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा। क्वेश्चन ने बोला हम ऑडिट कर रहे हैं, क्वेश्चन ने हमसे बोला भाई जो हमारे CA साहब हैं वो ऑडिट कर रहे हैं, वो
इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते। ऐसी और चीज़ें बताओ जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। अच्छा, ये पूछ रहा है हम किन रीजंस की वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते। इसके ऊपर तो पूरा एक टॉपिक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। कितने पॉइंट थे उसमें? 5 पॉइंट थे, और एक पॉइंट तो उसने बता भी दिया, क्या? नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट। एक बार 5 पॉइंट में याद दिला देता हूँ आप लोगों को, क्या क्या थे। नॉट इन सॉरी नेचर ऑफ एफआर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर नॉट एपी ढिल्लों, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला पॉइंट था टाइमलीनेस ऑफ एफआर एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट क्या था अपना? फ्यूचर इवेंट्स। याद है सबको? जिसने अभी तक सारी वीडियोस ली है ना, उसको ऑलमोस्ट याद हो गया होगा। अगर उसने घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करी, एक आध दिन भी रिवीजन वीडियो को ढंग से देखा होगा ना, उसे याद आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगता है। अगर फिर भी दिक्कत है, फटाफट से रिवीजन वीडियो पे जाओ, चेक करो और आ जाओ वापस इसी वीडियो पे। जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है केवल वो, वैसे तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट is to enhance the degree of confidence of intended user of financial statement। बिल्कुल सही बात कही। एक्सप्लेन एंड सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो ये क्या बोल दिया हम सर, अगर ऐसा करें, इसने एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट पूछा, हम एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में यही वाली बात हमको बताई आपने जो इसने बताया, हम यही बात रिपीट कर दें। साथ ही साथ एग्जाम्पल दे दें। कितनी लाइन का होगा एग्जाम्पल? 3 लाइन, 4 लाइन? हमें पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं। यहाँ पे यही वाले क्वेश्चंस जो है ना, मैं इन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा था जो दिक्कत देते हैं। इसमें आईसीआई क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आईसीआई क्या करेगा? आईसीएआई बुक में से एक लाइन उठाएगा, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में से या किसी भी टॉपिक में से, उसके बाद लिख देगा एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। इसका मतलब पता है क्या? वो चाहता है कि ये लाइन जिस टॉपिक में, आइडेंटिफाई करो किस टॉपिक की लाइन थी, उसके बाद इस लाइन को, सॉरी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो पूरा। इसके अलावा हमसे बस क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में? एग्जाम्पल दो। यानी कि ये वाली लाइन जिस टॉपिक में थी ना, ये बताओ किस टॉपिक की लाइन थी, आइडेंटिफाई करो और उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो, साथ ही साथ एग्जाम्पल दे दो। अच्छा, मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ पे था? याद दिलाऊं, जहाँ पे हमने इंगेजमेंट पढ़ा था ना, उसी के जस्ट बाद था ये। नहीं याद आ रहा तो आओ चार्ट नोट्स देखते हैं। ये रहा, सॉरी, इंगेजमेंट एक्सप्लेन्ड है और उसके बाद ये पॉइंट लिखा हुआ है,
और अगर आप मेरी टेक्स्ट बुक वाले नोट्स भी देखोगे, दिखा देता हूँ, ये मेरे टेक्स्ट बुक वाले नोट्स हैं, इसमें भी इंगेजमेंट जहाँ पे एक्सप्लेन्ड है ना, उसी के साथ एक्सटर्नल इंगेजमेंट वाला पॉइंट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले बताना है इंगेजमेंट क्या है, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर हमें बताना है एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट के बारे में, ये वाली बात। फिर बताना है कि ऐसी इंगेजमेंट को रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद एग्जांपल दे दो कि भाई इन इंडिया कंपनीज को अपने अकाउंट्स एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट कराने पड़ते हैं। However, other entities may also choose to have। अच्छा, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल इसने मांगा था ना, सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ये इस वाले एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा था ना, ये बोल रहा था कि भाई आपने बता दिया कि डिग्री एनहेंस करता है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, कैसे, उस चीज़ का एग्जाम्पल दो। स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल चाहिए हमें, वो तो एक जनरल एग्जाम्पल हो गया कि इंडिया में क्या चलता है। आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल चाहिए, सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो हम क्या बताएंगे, देखो हम एक कहानी बना देंगे सिंपल। क्या कहानी बनाएंगे, देखो हम बोलेंगे एक तो ऑडिटर है जिसके पास दो दो क्लाइंट हैं, ठीक है, ये इसका नाम ए ले लेते हैं, ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, ठीक है, ये अपना सी ए, ठीक है। अब इसके दो क्लाइंट हैं, ठीक है, जहाँ पे ये जो है ये है इसकी मौसी का लड़का, और इधर कोई रिलेशन नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ पे ऑडिटर एक्सटर्नल है, या मौसी का लड़का सही एग्जांपल नहीं रहेगा, CA जो है यहाँ पे वाई लिमिटेड में पार्ट टाइम जॉब भी करता है, यानी कि ये इस एंटिटी का इंटरनल बंदा है। इस एंटिटी एक्स लिमिटेड से कोई लेना देना है ही नहीं CA का, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर, और यहाँ पे ये क्या है, इंटरनल ऑडिटर। एम्प्लॉयड है ना भाई यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर हो गया, और यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑडिटर हो गया एक्स लिमिटेड में। अब क्या, अब ये लिखो कि भाई क्योंकि ये इंटरनल ऑडिटर है, इस एंटिटी का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये इंडिपेंडेंट कंक्लूजन नहीं दे पाएगा, इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं फॉर्म कर पाएगा। वहीं पे एक्स लिमिटेड में ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर है, इसका कुछ लेना देना है ही नहीं इनसे, तो ये इंडिपेंडेंटली एक कंक्लूजन फॉर्म कर पाएगा। ओके, इस टाइप का एग्जांपल बना के आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। सर ये तो बात कर रहा है, सॉरी सर ये क्या बात कर रहा है, हमें तो पता लग गया ये क्या बात कर रहा है। ये बात कर रहा है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना, यहाँ पे कि इसने हमें एक लाइन बताई और फिर हमसे पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कराया, हम समझ गए यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे ना हमसे स्कोप वाला जो टॉपिक है ना, उसमें से इंक्लूडेड ये चीज़ पूछ रहा है हमसे, क्योंकि सॉरी इंक्लूडेड नहीं, आउटसाइड दी कॉम्पिटेंस वाला तो नॉट इंक्लूडेड होता है ना।
ये चीज़ ऑडिट में इंक्लूडेड नहीं है। ये हमसे नॉट इंक्लूडेड वाली चीज़ें पूछ रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूडेड वाले का है कॉन्सेप्ट का। तो सर ये हमसे पूछेगा आगे कि बताओ और कौन सी चीज़ें जो इंक्लूडेड नहीं है। वही चीज़ इसने यहाँ पे करी थी इस वाले क्वेश्चन में। इसने हमें इनहेरेंट लिमिटेशन का एक पॉइंट बता दिया कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो ऑडिट है। बाकी के पॉइंट्स बताओ। वही चीज़ें यहाँ कर रहा होगा। एक बार आगे पढ़ ले पहले, फिर जजमेंट देंगे, ठीक है ना। An auditor is not an expert in authentication of documents. Hence, the genuineness of documents cannot be authenticated by him. सर ये तो 2 पॉइंट बता गया, इसका मतलब हमें बस 1 पॉइंट और लिखना होगा। आगे पढ़ते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। An audit is not an official investigation. सर इसने ना तीनों पॉइंट खुद ही बता दिए। ये क्वेश्चन है या आंसर है? नॉट इंक्लूडेड वाले कॉन्सेप्ट में ये 3 पॉइंट थे, तीनों इसने खुद ही बता दिए। ये क्वेश्चन है ना पक्का? आंसर तो नहीं लिख दिया आपने यहाँ पे? नहीं भाई, मैंने आंसर नहीं लिखा। कीपिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट इन माइंड, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट। उल्टा पूछ लिया, इसने हमको बता दिया क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, लेकिन हमसे पूछ के लिया व्हाट इज इंक्लूडेड। इतनी बड़ी राम कहानी बताई और एंड में बस ये लिख दिया व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट। ये बता दो क्यों बताई? ये नहीं भी लिखते तो भी चल जाता काम। सर कैसे क्वेश्चन बना रहे हो आप? बनाया मैंने, मैं मानता हूँ, बट मेरी भी मजबूरी है बच्चे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया, उसमें भी तो यही कर रहा था। दुनिया भर की बातें लिखने के बाद एक छोटा सा पॉइंट पूछ लिया। क्यों? बच्चे का टाइम वेस्ट हो। बच्चे की खुशी देखी थोड़ी जाएगी एग्जामिनर से कि वो जल्दी से पढ़ के फटाफट से क्वेश्चन परफॉर्म कर देना, कंफ्यूज भी तो करना है। खैर, तो हमें पता लग गया हमें लिखना है व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट। 3 पॉइंट थे सर, याद है। टिप्स, फिंगर टिप्स पे आ गए अब तो, इतनी बार रिवीजन हो चुका है। सबसे पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। दूसरा पॉइंट, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ एफआई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में 2 पॉइंट, ऑडिटर रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेगा एंड अदर इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई इस चीज़ के लिए वो इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इनको चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा। थर्ड पॉइंट क्या होता था अपना कि ये प्रॉपर डिस्क्लोजर करके चलना है, प्रॉपर डिस्क्लोजर करके चलना है। फिर इसके अलावा 3 बातें और थी इसी में। सबसे पहला कि इसके साथ साथ कोई स्टेट रिक्वायरमेंट है। याद करो बैंक का एग्जांपल दिया था मैंने, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि भाई मैनेजमेंट जजमेंट लेती है किस चीज़ के रिगार्डिंग? अकाउंटिंग पॉलिसी। साथ ही साथ क्या बात थी भाई, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और क्या बनाती है? इंटरनल कंट्रोल्स बनाती है। ओके जी। लास्ट पॉइंट क्या था कि ऑडिटर को इन लोगों की जो ये जजमेंट है ना अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके, उसको इवेल्युएट करना है। और इवेल्युएट क्या करना है? 2 चीज़ें इवेल्युएट करनी है कि भाई प्रॉपर सिलेक्शन हुआ ही नहीं हुआ, सही पॉलिसी सेलेक्ट हुई नहीं हुई। दूसरा, जो पॉलिसी सेलेक्ट हुई वो कंसिस्टेंट अप्लाई हुई नहीं हुई, उसका कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है या नहीं। हो गया जी, बस इतना लिख के आना था। मैंने ये चार्ट की फॉर्म में बना दी। अच्छा सुनो, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को। जिस तरीके से मैं ये चार्ट बनाता हूँ ना रफली, आप लोग भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, हर संडे टू संडे या हर एक वीक बाद महीने में कम से कम 3 बार 4 बार तो करने ही,
ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से चार्ट बना बना के पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। क्या करना है, नोट्स खोलने, देखा पहला टॉपिक क्या है, मीनिंग। मीनिंग वाले में डेफिनेशन लिखी, 3 पॉइंट हाईलाइट कर दिए, उन तीनों पॉइंट का इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन लिख दिया पॉइंट्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में। जैसे मैं लिख रहा हूँ, कितना टाइम लगा मेरे को एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में, 5 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट लगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में। आप लोग करोगे, आपको भी 2 मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चैप्टर पूरा करने बैठोगे ऐसे लिख लिख के तो आधा घंटा पूरा, मुश्किल से मुश्किल। बट ये हो जाएगा उससे। आपके जो कीवर्ड्स है ना, मैंने कीवर्ड्स ही तो लिखे हैं यहाँ पे, ये है कीवर्ड, रिलायबिलिटी, सफिशिएंस, कवरेज है कीवर्ड, प्रॉपर डिस्क्लोज, यहाँ स्टेट रिक्वायरमेंट है कीवर्ड, यहाँ कीवर्ड क्या था, इवेल्युएट करना, सिलेक्शन और कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे ये थे कीवर्ड, ये कीवर्ड, ये सब कीवर्ड्स ही तो हैं केवल, इन्हीं को मैं लिख रहा हूँ। यही चीज़ आप लोगों को करनी, करते रहोगे रट जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 क्वेश्चन 5 भी हो गया। MCQ केस स्टडी आप लोगों ने पढ़ ली होगी। क्या था, 3 दोस्त थे भाई, बिजनेस करते थे, 3 करोड़ रुपए उनका है, वो इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। अमर थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो उसने सजेस्ट करा कि इक्विटी में लगाते हैं। एंथनी भाई साहब, ये रहे अपने एंथनी भाई साहब को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उन्होंने इन्वेस्ट करने को बोला सुंदर लिमिटेड के में। कोई जजमेंट कुछ नहीं करा, कुछ एनालिसिस नहीं करा, सीधा बोल दिया इसमें कर दो। क्यों करा वो आगे MCQ में पता लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अमर भाई साहब ने क्या करा, एक कंपनी थी श्रीजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, उसके प्रॉफिट बहुत ह्यूज दिख रहे थे, ठीक है, और उनको ऑर्डर इन हैंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑर्डर इन हैंड दिख रहा था बहुत ज़्यादा वाला, 150 करोड़ का, ठीक है। इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। फाइनली अकबर ने एक कंपनी सजेस्ट करी थी, BB मोटर्स। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, वो पूरी तरह से ड्यूली ऑडिटेड एंड साइड। ऊपर वाले केस में था क्या था, हाफ ईयर की जो है ऑडिटर ने चेक कर रखी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे पूरे साल की। ऑल्सो आफ्टर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ अकबर एंड अकबर वर ऑफ ओपिनियन दैट कंपनी वुड बेनिफिट देम इन बोथ वेज, यानी कंपनी से दोनों फायदे होंगे, डिविडेंड भी मिलेगा बहुत मोटा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा शेयर्स पे। और इन्होंने फाइनली 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए BB मोटर्स में। अब हमसे पूछा कि ये जो श्रीजी पेट्रोकेमिकल्स था, ये वाला केस, ये एक बार मैं पहले क्लियर कर देता हूँ सबको। तो उसने बोला कि ये जो श्रीजी पेट्रोकेमिकल्स वाला केस था ना, इसमें अकबर ने क्यों मना करा इन्वेस्ट करने को, अकबर भाई साहब ने क्यों मना करा इन्वेस्ट करने को, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर हाफ ईयर ऑडिट थी। उन्होंने पूरे साल का ऑडिट नहीं करा रखा था, आधे साल का करा रखा था। मतलब अब ये बताओ, तुम्हें पता है आधे साल का ऑडिट हुआ है, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे जो इस टाइप की इंगेजमेंट पे लगते हैं। आधे साल का उन्होंने चेकिंग कराई है, इस पर कौन से और लगेंगे, ये रिव्यू वाले लगेंगे, यानी कि इसको रिव्यू माना जाएगा, ऑडिट माना जाएगा, यानी ऐसे लगेंगे, या SRS रिलेटेड सर्विस माना जाएगा। देखो, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था रिलेटेड सर्विस में क्या होगा, या तो भाई एक इंडिविजुअल आइटम या फिर एक लिमिटेड पीरियड, नॉट फुल ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आधे साल का हो रहा है चेकिंग, तो वो ना तो ऑडिट है ना रिव्यू है, क्योंकि ऑडिट में तो पूरा कवरेज होता है, रिव्यू में भी पूरा कवरेज होता है, बस चेकिंग लिमिटेड होती है। तो फिर ये किस में जाएगा, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ओके जी। सेकंड MCQ क्या था अपना,
एंथनी ने सजेस्ट करा था सुंदर टेक्सटाइल्स में। क्यों? क्योंकि भाई उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ड्यूली ऑडिटेड, उस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करा रखी थी पूरे साल की। ही थॉट दैट ही कुड इजीली रिलाई अपॉन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑडिट प्रोवाइड गारंटी। ऑडिट गारंटी देता है कि भैया कोई फ्रॉड, क्या ऑडिट गारंटी देता है? नहीं, एंथनी गलत है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी, एंथनी इज नॉट राइट एज ऑडिट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। लास्ट 3 स्टेटमेंट दे रखी है, बताओ कौन सी करेक्ट है। ऑडिट में बी कंडक्टेड फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोथ। ऑडिट दोनों इन्फॉर्मेशन का हो सकता है। ऑडिट में बी कंडक्टेड फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ओनली, ऑडिट में बी कंडक्टेड फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ओनली। स्टेट वेदर ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अच्छा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या नहीं आप लोग बताइए। मैं एक बार याद दिलाता हूँ, हमारी एश्योरेंस, हमारी एश्योरेंस इंगेजमेंट 2 तरह की होती थी, हिस्टोरिकल के लिए, प्रोस्पेक्टिव के लिए। और हिस्टोरिकल में 2 तरीके का, ऑडिट और रिव्यू। तो यानी कि ऑडिट तो केवल हिस्टोरिकल का ही हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव के लिए ऑडिट नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव के लिए एश्योरेंस बोलते हैं उसको। यानी कि ऑडिट मे बी कंडक्टेड फॉर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ओनली। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है केवल। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यस। एक बार फिर भी बाकी के ना पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 तो गलत है। नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी गलत। भाई स्टेटमेंट 2 करेक्ट है तो सही। ठीक है जी, हो गया पेपर डिस्कस। आप लोगों को चेक होके मिले होंगे। अगर आप उससे ज़रा भी सेटिस्फाइड नहीं है चेकिंग से, आपको अपनी गलती नहीं पहचान में आ रही है, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको पता लग गई होगी कहाँ आप लैग कर रहे थे, कहाँ गलती थी। ठीक है ना जी? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर से पक्का प्रॉमिस लिखवा के ले लो, पेपर पे साइन करा लो, चैप्टर 11 सच में शुरू हो रहा है। ठीक है ना? ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, कीप स्टडिंग।